इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान की बात लेकर हाजिर हैं। जी हाँ, मैं सीमा सती और मेरे साथ हैं मैं अश्वनी। जी हाँ, स्वागत करते हैं आप सभी का। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। और कार्यक्रम में हर बार की तरह लेकर आते हैं हम कुछ खास बातें, और हर दिन होता है अपने आप में कुछ खास। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हर बार कुछ होती है खास बात, और खास बातों में आपको पता है कि आज है 26 नवंबर। जी हाँ, 26 नवंबर अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत सा दिन, और अपने आप में ही एक बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत सारे दिवस से भरा हुआ एक दिवस, जिसे आज हम बात करेंगे, आपको बताएंगे। जैसे कि आज है 26 नवंबर, हर साल पर्यावरण संरक्षण के रूप में ये मनाया जा रहा है। और आपको बता दें कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, विश्व पर्यावरण संरक्षण, तो पर्यावरण को बचाना हम सब की जानकारी है। और जैसे कि हमारा कार्यक्रम ही है किसान की बात, जिसमें हम बात करते हैं किसान भाइयों की, उत्पादन की, और देश को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है उस सब की। तो ये सब बातें आज करेंगे हम, और हमारे साथ बहुत सारी बातें भी होंगी, हमारे एक्सपर्ट्स भी होंगे। और आपको बताएं कि 26 नवंबर एक खास दिन आज और भी है। जी हाँ, विश्व जैतून वृक्ष दिवस भी है आज, जो कि 40वें सत्र में घोषित किया गया था। ये आज ही विश्व जैतून दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। और जैतून का पेड़ जो होता है ना, खास तौर पर जैतून की शाखाओं की अगर हम बात करें, पुरुषों और महिलाओं के मन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और अक्सर प्राचीन काल में कहा जाता है कि ये जो जैतून का पेड़ होता है, जिसे ऑलिव ट्री भी हम कहते हैं, ये शांति, ज्ञान और सद्भाव का प्रतीक होता है। और ये खास तौर पे ये केवल उन देशों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है जहाँ पर ये महान पेड़ उगते हैं, बल्कि पूरी दुनिया भर के समुदायों के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेड़ होता है। और जैतून का तो अब आप देख ही रहे होंगे कि कितना ज़्यादा यूज़ बढ़ गया है जैतून का, और जैतून की जितना पत्तियां हैं, और आजकल आप देखते हो कि जैतून का जो ऑयल होता है वो बहुत ही आजकल मार्केट में डिमांड पे रहता है। तो विश्व संरक्षण दिवस भी है, और विश्व ऑलिव ट्री डे भी है, और साथ ही साथ एक दिन और भी है, वो मैं आपको बताऊंगी बाद में। लेकिन कार्यक्रम से आप जुड़ चुके हैं, और कार्यक्रम में हम आपको बता देते हैं कि हर बार की तरह एक नया विषय होता है, और हमारे नए विशेषज्ञ भी होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। और आज हम बात करेंगे कार्यक्रम किसान की बात में तिलहनी फसलों से अधिक उत्पादन किस प्रकार किया जा सकता है। और आप जानते हैं कि तिलहनी फसलें जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ऑयल निकलता है, जो तेल निकलता है ना, ये बहुत ही कामगार होता है। और आज इसी के बारे में, किस तरह से ऐसी फसलों को हम उगाएं, तिलहनी फसलों को किस तरह से हम कम लागत में ज़्यादा हम ले सकते हैं, ज़्यादा हम मुनाफा कमा सकते हैं, आज इस विषय पर चर्चा होगी आज हमारे कार्यक्रम किसान की बात में। और किसान की बात कार्यक्रम में विशेषज्ञ आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर एस राठौर, जो कि अध्यक्ष हैं सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज का जो विषय है तिलहनी फसलों के उत्पादन हम कैसे बढ़ाएं, बहुत ही समसामयिक है। और जैसे कि अभी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हम बता देते हैं कि आज तिलहनी फसलों से अधिक उत्पादन किस प्रकार से किया जा सकता है, इस विषय पर जानकारी अगर आप लेना चाह रहे हैं तो जरूर फोन कॉल कीजिएगा 2342-1081 और 2342-1083 पे। और सबसे पहले डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहेंगे कि तिलहनी फसलों में हम कौन कौन सी फसलों को शामिल करते हैं। सबसे पहले तो अपने देश में हम बात करें तिलहनी फसलों की तो 9 तिलहनी फसलें हैं जिनका हम खेती करते हैं। और कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो खरीफ के मौसम में लगाई जाती हैं, कुछ रबी के मौसम में लगाई जाती हैं। और इस समय जैसे हम जानते हैं रबी का मौसम चल रहा है, तो इस समय की सबसे जो प्रमुख तिलहनी फसल है वो है सरसों की फसल है। तो सरसों के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें करीब अभी इस समय करीब 90 लाख हेक्टेयर एरिया है जिसमें खेती की जाती है। मुख्य रूप से अगर हम देखें राजस्थान जो अपना एक स्टेट है वो इसमें लीडिंग स्टेट है। सबसे ज्यादा सरसों का जो उत्पादन होता है राजस्थान में होता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी काफी मात्रा में इसका उत्पादन होता है। इस साल हम देखेंगे कि जितनी भी तिलहनी फसलें हैं उनमें इसका प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा सुधार हुआ है। और इस समय करीब 13 मिलियन टन से ज्यादा है सरसों का करंट ईयर में प्रोडक्शन हुआ है। अभी भी बहुत सारी संभावना है जिसमें कि हम सरसों की फसल की उत्पादकता और बढ़ा सकते हैं। और ये जो उत्पादकता बढ़ाने वाला काम है इसको हम उन्नत किस्में उनका चयन करके, इसके साथ साथ में जब उन्नत किस्में अच्छी क्वालिटी का बीज हमारे पास है तो इसके साथ साथ उन्नत शस्य प्रबंधन, उन्नत फसल उत्पादन जो होता है उन दोनों को अगर अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हम इसकी उत्पादकता को और अच्छा बढ़ा सकते हैं। किसान मित्रों,
आज का विषय हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं, तिलहनी फसलों में अधिक उत्पादन कैसे लें। और किसान मित्रों, ये विषय आपका इसीलिए महत्वपूर्ण है कि जो हमारे किसान भाई तिलहनी फसलों की खेती शुरू करना चाह रहे हैं और जो पहले से कर रहे हैं, तो उनको कौन कौन से इस दौरान, जो अभी ये समय चल रहा है, जैसे सर्दी शुरू हुई है, तो इस दौरान कौन सी बातों का ख्याल रखना है, और जो परंपरागत तरीके से खेती करते आ रहे हैं, अगर हम उसमें वैज्ञानिक पद्धति को जोड़े तो हमें उससे किस तरह का लाभ मिलेगा। और आपने डॉक्टर साहब से ये जाना कि जो तिलहनी फसलें हैं उनका जो बाजार है वो बहुत व्यापक हो गया है और जो हमारे किसान भाई इसकी खेती कर रहे हैं उनको बहुत मुनाफा मिल रहा है, तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण विषय है। तो आप अपने सवाल तैयार कर लीजिए कि आप जो कौन सी तिलहनी फसल है उसमें रुचि रखते हैं, आप उसकी खेती करना चाहते हैं, और अगर जो अभी आपने खेती लगाई हुई है, जो आपकी फसल तिलहनी फसल है, तो उसमें कौन कौन सी परेशानियां हो रही हैं, किस तरह की आपको समस्याएं आ रही हैं, तो ये सब बातें आप हमारे डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। बिल्कुल पूछ सकते हैं। और अगर डॉक्टर साहब हमारे श्रोता इस वक्त प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं और अपने क्वेश्चंस तैयार कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि आज है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम उन्हें ले लेते हैं। हेलो जी, मोहन सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। और जैसा कि आज नाम से ही पता चला, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जा रहा है। वर्गीस कुरियन जी, हाँ, जिनका नाम शायद ही है, शायद कोई नहीं जानता है, मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जिन्हें जाना जाता है। और हम जानना चाहेंगे सर, दुग्ध उत्पादन में अब तो हम नंबर 1 पे आ ही चुके हैं, जिसका श्रेय वर्गीस कुरियन को दिया जाता है, जिनका आज जन्म दिवस मनाया जा रहा है। और आपको आने वाले 25 सालों में कहाँ पर देखते हैं हम अपने आप को, हमारा देश, हमारा उत्पादन, हमारे किसान भाई, कहाँ पे हम देखते हैं आने वाले 25 सालों में? सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम से जुड़े हुए तमाम श्रोतागणों को बधाई देना चाहता हूँ। वो बधाई इस बात के लिए है कि आज विश्व में भारत की पहचान डॉक्टर कुरियन के द्वारा किए हुए जो कार्यक्रम हुए, जिसमें कि मिल्क डेयरी इंडस्ट्री का विकास जी, और जिसपे आज भारत नंबर 1 स्थान पे है, 200 मिलियन मीट्रिक टन से कहीं ऊपर है। और उसके बाद दूसरा स्थान यूएसए का आता है, जो लगभग आधे पे है, करीब 100 मिलियन मीट्रिक टन पे। तो हर भारतीय के लिए ये एक बहुत ही गौरव का विषय है कि आज भारत विश्व में प्रथम स्थान पे है जी। अब जो रही बात की, आज हमारी जनसंख्या है 144 करोड़ की, और आने वाले 25 साल में हमारी जनसंख्या बढ़ के लगभग 168 करोड़ की हो जाएगी। धरती के संसाधन, जो जमीन है खेती के लिए, चारा उगाने के लिए, और पानी के संसाधन सीमित रहेंगे। तो ऐसे में जो अगले 25 साल का परिवर्तन होगा वो ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी और जो कह लें कि एक डिजिटलाइजेशन होगा, एक इंटरनेट का समावेश होगा, डिजिटल एग्रीकल्चर का, और ऑटोमेटिक मिल्किंग शुरू होगी। और हमारे युवा भाई बहन ग्रामीण अंचलों में हैं, उनके लिए डेयरी व्यवसाय एक बहुत ही सफल रूप में एक सुनहरा अवसर लेके आया है, जिसमें वो न केवल दुग्ध उत्पादन करेंगे, बल्कि दुग्ध उत्पादन से बनी हुई तमाम वो सारी चीजें, जिसमें मिठाइयाँ भी हैं, कन्फेक्शनरी भी है, बिस्कुट भी हैं, और तमाम पदार्थ हैं, प्रोटीन पाउडर भी है, उन सबका वो एक तरीके से रोजगार रूप में संलग्न होंगे और भारत विश्व में एक अपनी अलग छाप छोड़ेगा। और आज भारत उस ओर बढ़ रहा है, और ये जो बढ़ने का श्रेय अगर जाता है तो डॉक्टर कुरियन के द्वारा जो उन्होंने मार्ग दिखाया, जो रास्ता दिखाया, जो उन्होंने क्वालिटी के ऊपर किस तरीके से सबसे ज्यादा पहल की, तवज्जो दी कि आज भारत में मिल्क हर इलाके में उपलब्ध है और बहुतायत में उपलब्ध। बहुत अच्छा, और बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो धन्यवाद आपका सक्सेना जी। धन्यवाद मैडम। तो ये थे हमारे साथ मोहन जी सक्सेना, जो कि आज हमें बता रहे थे कि आने वाले समय में हम भारत को कहाँ पर देखते हैं। जैसे कि हमने बताया है कि वर्गीस कुरियन 26 नवंबर 1921 को आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था, और जिन्हें हम मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और आज हम जो भारत की जो स्थिति है दुग्ध उत्पादन में, अमेरिका से भी आगे निकल आए हैं हम लोग, और इसका पूरा श्रेय, इस पूरी श्वेत क्रांति का श्रेय
श्रेय जी कुरियन साहब को ही जाता है। और जितना भी इन्होंने जो आनंदन मॉडल इन्होंने स्थापित किया था, और उसके बारे में हम और भी बात करेंगे कार्यक्रम में। बिल्कुल। और किसान मित्रों, जैसे कि अभी हमने जाना कि जो कोरियन हैं उन्होंने एक हमें रास्ता दिखा दिया है, और बस अब ज़रूरत है तो हमें उस रास्ते पर अनुशासित तरीके से आगे बढ़ने की। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगले 10, 15 या 25 सालों में डिजिटलाइजेशन पूर्ण हो जाएगा, तो जो हमारी खेती है, जो हमारा डेयरी का जो उद्योग है, वो पूरी तरह से जो कहेंगे कि एडवांस हो गया होगा। और जब चीज़ें एडवांस होती हैं तो निश्चित रूप पर वो हमें फ़ायदा पहुँचाती हैं। बिल्कुल। और हमारा कार्यक्रम भी हमारे श्रोताओं को बहुत फायदा पहुंचाने वाला है, क्योंकि विषय भी हमारा कुछ ऐसा ही है, तिलहनी फसलों से अधिक उत्पादन किस प्रकार से ले सकते हैं। तो कार्यक्रम सुनते रहिए और यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किसान मित्रों, लौट आते हैं आज के विषय पर। आज का हमारा विषय है, आपको पता ही है, तिलहनी फसलों में अधिक उत्पादन कैसे लें। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एस राठौर जी। तो राठौर जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो अभी ये मौसम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इस मौसम की मुख्य तिलहनी फसलें कौन कौन सी होती हैं? सर्दी के मौसम में सरसों एक मुख्य तिलहनी फसल है अपने देश में, खास करके उत्तर भारत में जी। और इसके अलावा कुछ जगह पर इस मौसम में जैसे मूंगफली की फसल को भी लगाते हैं, कुछ अपने जो पूर्वी भारत है वहाँ पे लगाते हैं, कुछ और क्षेत्रों में करते हैं। अलसी भी एक अच्छी फसल है, लेकिन सबसे ज्यादा जो रकबा है इस मौसम में वो सरसों के अंतर्गत ही रहता है। और सरसों की अगर हम बात करें, इसमें भी अलग अलग तरह की जो इसकी प्रकार होते हैं, जैसे कि कहीं जगह तोरिया लगाते हैं, कहीं इंडियन मस्टर्ड लगाते हैं, करनराई लगाते हैं, कहीं नाजर लगाते हैं, पीली सरसों लगाते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे मुख्य रूप से अपने देश में, हमने पहले भी बात किया था, 9 फसलें हैं जिनकी तिलहनी फसलों की खेती अपने देश में की जाती है। और इस मौसम में मुख्य रूप से सरसों की एक प्रमुख फसल है जो अपने देश में तिलहन के उत्पादन में कंट्रीब्यूट करती है जी। चलिए किसान मित्रों, ये हमें पता लगा कि इस मौसम की सबसे महत्वपूर्ण तिलहन फसल जो है वो की सरसों की है। और जो नए श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं उनको हम बता देते हैं कि आज का हमारा विषय तिलहनी फसलों से जुड़ा है, खासतौर पर हम सरसों की बात करेंगे। तो इस संबंध में आप भी अगर कोई जानकारी लेना चाहते हो तो मैं कॉल कर सकते हैं। 011 दिल्ली का स्टूडियो कोड डायल करें 23421081 और हमारा आज का दूसरा नंबर है 23421083। तो ये आज हमारी 2 फोन लाइंस खुली हुई हैं। तो अगर सरसों से संबंधित या किसी भी तिलहनी फसल से संबंधित आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो स्टूडियो पर हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब सरसों की बात अगर चल रही है तो अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किसान मित्र हमारे ऐसा कौन सा खास काम करें, ऐसी कौन सी विधि है जिससे कि सरसों फसल में अधिक उत्पादन लिया जा सकता है? सरसों का अच्छा उत्पादन लेने वाले किसान भाइयों ने अक्टूबर के महीने में इसकी बुवाई कर दी होगी। और समय पर बुवाई करना बहुत ही आवश्यक होता है। और इस समय जो हम देखें, अगर सरसों की फसल 1 या 1.5 माह की होगी, इस समय ये अवस्था सरसों के लिए बहुत ही क्रांतिक अवस्था होती है। और इस समय कुछ चीज़ों की बहुत आवश्यकता भी पड़ती है, जैसे कि हम पहला पानी जो हमें खेत में लगाना होता है उसका टाइम भी ये एकदम उपयुक्त रहता है। इसके साथ साथ में जब हम पहला पानी लगाते हैं तो उसमें जो नाइट्रोजन की बची मात्रा होती है, आधी तो हमने बुवाई के समय खेत में डालते हैं, और आधी जो बची होती है उसको भी हमें इसमें प्रयोग करना होता है। तो ये 2 चीज़ों का सरसों की अच्छे उत्पादन लेने में बहुत बड़ा योगदान होता है। और इसके साथ साथ में ये भी देखा गया है कि इस अवस्था में हम पानी लगा देते हैं, यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, तो जब मौसम में भी आप देख रहे हैं कुछ ऐसे बदलाव आने लगते हैं, कहीं बादल छा जाते हैं, धूप नहीं निकलती है तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो इसमें कुछ ऐसा होता है, कुछ बीमारियों का भी प्रकोप सरसों के अंदर होने लगता है। तो मौसम में हो रहे बदलाव को ध्यान में रखते हुए भी हमको ये विशेष ध्यान देने वाली बात है कि इस समय जो खास करके फफूंदी जनिक जो बीमारी होती हैं और आगे चल कर ये बीमारियाँ
सरसों की उत्पादकता को काफ़ी कम कर देती है। हम बढ़िया तरीके से हम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, खरपतवारों का नियंत्रण कर रहे हैं, लेकिन अगर ये बीमारी आ जाती है, उनका हम सही तरीके से नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, तो इन आगे चल करके ये उत्पादन को कम करने में बहुत इनका योगदान होता है। और यहाँ पर हमारे साथ किसान मित्र जुड़ रहे हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार सर, अपना नाम बताइएगा, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? दिल्ली संत नगर से बाल कर रहा हूँ, कुम सिंह जी। जी, संत नगर से। तो क्या पूछना चाहते हैं आप? डॉक्टर नमस्कार जी, मैं ये पूछता हूँ, हमारा एक स्कूल है, तो इसमें हम अपने जैतून के पेड़ लगाने हैं, तो यहाँ लग पाएंगे? डॉक्टर साहब जैतून के बारे में पूछ रहे हैं कि इनके पास थोड़ी जमीन है, तो वहाँ जैतून का पौधा लगा सकते हैं। जैतून के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ क्षेत्रों में अपने यहाँ देश में इसकी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे कि राजस्थान में भी कुछ लोग इसकी खेती कर रहे हैं, तो यहाँ भी हम जैतून तो लगा सकते हैं, लेकिन ये मौसम थोड़ा लगाने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें सर्वाइबिलिटी थोड़ी एक इशू हो सकता है जी। तो बरसात के मौसम में जुलाई अगस्त में अगर आप ये प्लांटेशन करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा जी। तो डॉक्टर साहब, सरसों की बात चल रही थी, तो आपने बताया कि किस तरह से हम अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो इस समय में हमारे किसान भाई सरसों के खेत में ऐसे कौन से काम है जो उन्हें कर लेने चाहिए, और अगर कर रहे हैं वो, तो उसकी सही पद्धति क्या है? या इसके साथ डॉक्टर साहब एक और सवाल जोड़ना चाहेंगे, जो परंपरागत तौर पर हमारे किसान भाई सरसों की खेती करते आए हैं, उसमें हम नई तकनीक को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसका हमारे किसान भाइयों को क्या फायदा पहुंचेगा? जी हाँ। जैसे कि हमने पहले भी बात किया था, जिन किसान भाइयों ने समय पर सरसों की बुवाई की है, उनकी सारों की इसमें फसल जो है बहुत ही क्रांतिक अवस्था पर होगी, क्योंकि 1-1.5 माह की करीब फसल होगी। तो कुछ जगह पे तो किसान भाइयों ने पहला पानी लगा दिया होगा, 30 दिन के बाद हम पहला पानी लगाते हैं, और जहाँ पर एक ही पानी की व्यवस्था है पूरी फसल अवधि के दौरान, जैसे संतुष्टि की जाती है कि हम 2 पानी लगाएं, तो वहाँ पर भी हमको अभी ध्यान देने वाली बात है कि हमको ये पानी इस क्रांतिक अवस्था पर लगाना चाहिए। और कार्यक्रम सुन रहे हैं आपका अपना किसान की बात, और जैसे कि हमने कहा था ना अश्विनी कि हम बात कराएंगे किसी खास से, तो वो खास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैसे कि आज हमने बताया कि विश्व दुग्ध दिवस है आज, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर RS खन्ना। सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार जी। सर, जैसा कि वर्गीज कुरियन मतलब किसी कहते हैं पहचान का मोहताज नहीं है, और आज ये नाम विश्व में गूंज रहा है। तो आज सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, और जहाँ तक हमारी सूचना से पता चला है कि आपने इनके साथ काम भी किया है। हाँ, मैं NDDB में काफी समय तक रहा, और 1 साल तक मैं डॉक्टर कुरियन के ऑफिस में ही डायरेक्टर था जी, डायरेक्टली वर्किंग विद हिम। तो ये तो अपने आप में एक बहुत ही खूब बात है। हमें कहीं ना कहीं एहसास होता रहेगा कि वर्गीज साहब भी हमारे बीच हैं। तो सर, कहीं ना कहीं दुग्ध क्रांति में उनके योगदान की चर्चा अगर आज हो जाए। जी, ऐसा है कि इस समय डॉक्टर कुरियन ने ये कार्यक्रम शुरू किया था जी। उस टाइम पे भारत में दूध की बहुत ही कमी थी। आप देखिए, दिल्ली में उस टाइम पे बोतलों के लिए मिनिस्टर से अप्रूवल करवाना पड़ता था दूध की बोतलों के लिए। तो उन्होंने आनंद में एक कार्यक्रम शुरू किया कि सभी किसानों को एक समूह बना करके उनकी कोऑपरेटिव्स बनाई जाए। उन कोऑपरेटिव्स में से उनसे दूध अच्छे भाव से खरीदा जाए और मार्केट में ठीक भाव से बेचा जाए। जितने भी किसान थे उस समय उनके पास कोई दूध बेचने का जरिया नहीं था, इसलिए दूध की पूरी कीमत नहीं मिलती थी, और इसीलिए दूध बढ़ता नहीं था हिंदुस्तान में। तो डॉक्टर कुरियन ने पहले आनंद में एक्सपेरिमेंट किया, फिर एक राष्ट्रीय स्तर पे ऑपरेशन फ्लड प्रोजेक्ट चलाया। ऑपरेशन फ्लड प्रोजेक्ट चलाने के लिए उनको इसके लिए बोला था, हमारे जो प्रधानमंत्री शास्त्री जी थे उन्होंने कहा था कि आपने बड़ा अच्छा कार्यक्रम शुरू किया है गुजरात में, इसको पूरे भारतवर्ष में लेके जाइए। तो फिर सारे भारतवर्ष में ये एक किस्म का मूवमेंट चल पड़ा कि कोऑपरेटिव संस्थाएं बनाई जाएं, किसानों को उनके साथ जोड़ा जाए, किसानों से दूध ऐसी कीमत पे खरीदा जाए कि उनको फायदा हो और वो और दूध पैदा करें जी। उस दूध को जितने शहरों में जहाँ दूध नहीं मिलता है प्रोसेस करके वहाँ पर दूध को बेचा जाए, और उससे जो कंज्यूमर है उससे ठीक भाव से पैसा लिया जाए और वापस किसान को दिया जाए। तो एक ऐसा उन्होंने स्ट्रक्चर चलाया कोऑपरेटिव के माध्यम से कि पूरा पैसा जो मार्केट का था वो किसान के पास जाता जी। आज भी अगर आप देखें, अमूल वाले यही कहते हैं कि जो हम बाजार में दूध और दूध के उत्पाद बेचते हैं
उनका जो 70% से 80% तक का हिस्सा जो है वो किसानों को जाता है। आप देखिए, कोई भी ऐसा क्रॉप नहीं है आज जिसकी किसान को इतनी कीमत मिलती हो कि वो बाजार भाव से उसको लिंक कर दिया जाए। दूध ही एक ऐसी चीज है जिसको कोऑपरेटिव के माध्यम से चलाने के बाद उसको ऐसे तरीके से चलाया गया कि दूध का ज्यादा हिस्सा जो बाजार से पैसा मिलता था वो किसान को मिल सके। तो नतीजा ये हुआ कि जहां हमारे पास पीने के लिए दूध का एक गिलास नहीं होता था, आज हम दूसरा गिलास भर रहे हैं। इतना दूध बढ़ गया है कि हम सभी का जितनी भी व्यवस्था हो सके, जितनी किसी की आवश्यकता है उसको दे सके। खाली भारत में ही नहीं, अब तो अमूल और दूसरी काफी कोऑपरेटिव संस्थाएं और प्राइवेट संस्थाएं हैं जो भारत के बाहर भी अपने दूध के उत्पाद बेच रही हैं। अभी तक अमूल का मैं आपको बता देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, अफ्रीकन कंट्रीज में और यूएसए में इन्होंने किया था और अब यूरोप में जा रहे हैं। तो नतीजा ये है कि अब भारत का जो दूध उत्पाद है उसका दुनिया भर में नाम है कि ये एक अच्छी क्वालिटी का दूध, अच्छी क्वालिटी के दूध के उत्पाद पैदा करता है और इनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। तो ये सारा कुछ जो हुआ वो कोऑपरेटिव संस्थाओं के माध्यम से हुआ और उससे सबसे ज्यादा फायदा जो मिला वो किसान को मिला। इसीलिए आज आप देखेंगे कि भारतवर्ष में जो दूध की वैल्यू है वो आपका गेहूं और चावल सबको मिला करके उससे भी ऊपर है। ऐसी एक जिन्स बन गई है ये। जी, तो बहुत ही रोचक जानकारी हम सब तक पहुंचाई और शायद हमें नहीं मालूम था कि इतना स्ट्रगल के बाद आज भारत जो दूध के उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी बन चुका है, उसका पूरा श्रेय इन्हीं को जाता है। तो धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। तो आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात और किसान की बात कार्यक्रम में आज तो बहुत एक कहते हैं ना रोचक जानकारी हमारे पास है अश्विनी। और एक से बढ़कर एक रोचक जानकारियां हैं। और अब हम दोबारा से अपने सर के पास आ जाते हैं हमारे कार्यक्रम में। जी हाँ, तिलहनी फसलों की बात कर रहे हैं आज हम जी। और जैसा कि हाँ सर, हमारा जो मेन सवाल जो हमारा मन में आता है कि कम लागत में किस तरह से ज्यादा मुनाफा कमाए हमारे किसान भाई। तो सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि हमने तिलहनी फसलों के बारे में बातें कर रहे हैं। तो अगर हम तुलना करें लागत की तो गेहूं और धान के जैसे उन फसलों से हम तुलना करें तो इन फसलों में लागत वैसे ही कम लगती है। अगर हम पानी के बारे में बात करें, फर्टिलाइजर के बारे में बात करें और भी बहुत सारी इनपुट्स के बारे में बात करें तो तिलहनी फसलें ऐसी फसलें होती हैं जिनमें हम कम लागत में कम इनपुट यूज करके भी अच्छी उत्पादकता ले सकते हैं। अगर हम बात करें सरसों के बारे में तो 1 हेक्टेयर में करीब 25 से 30 कुंटल तक पैदावार ली जा सकती है अगर हम सही तरीके से इसकी खेती करें। और इसमें हम जानते हैं कि अगर सरसों के तेल के बारे में हम बात करें तो बाजार में जो शुद्ध तेल है या जो भी सरसों का तेल है उसकी कीमत बहुत अच्छी है। और इसके साथ साथ में अगर हम न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में भी बात करें तो ये दूसरी अन्य फसलों की तुलना में भी काफी ज्यादा है। तो मुनाफे के हिसाब से अगर हम सरसों के बारे में बात करें या तिलहनी फसलों के बारे में बात करें तो ये फसलें आर्थिक हिसाब से भी बहुत अच्छी फसलें होती हैं जिनसे हम अच्छा उत्पादन के साथ में अच्छी मुनाफा कमा सकते हैं। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। चलते चलते डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिन किसान भाइयों ने सरसों की खेती की हुई है तो अभी आने वाले टाइम में पाला बहुत पड़ने वाला है, तो पाले से बचने के लिए वो कौन कौन सी जरूरी बातों का ध्यान रखें? जी हाँ, जैसे दिसंबर का जो अंतिम पखवाड़ा होता है और जनवरी का प्रथम पखवाड़ा होता है, ये बहुत ही मतलब ऐसा टाइम होता है उसमें पाले से सरसों की फसल में नुकसान होता है, क्योंकि दाना उसमें जनवरी के महीने में बात करें तो दाना जब पड़ता है उसमें पानी की वाली अवस्था में रहता है और वो दाना मर जाता है।
इसके रोकथाम के लिए कई सारे तरीके हैं। एक बढ़िया तरीका, सबसे अच्छा उत्तम तरीका यही है कि उस समय आपको दूसरा पानी खेत में लगाना होता है, तो आप मौसम विज्ञान का जो भविष्यवाणी होती है उसको देखते रहें, शॉर्ट टर्म जो फोरकास्टिंग होती है। और अगर ऐसा इस बात का अगर आपको लगता है कि पाला पड़ने वाला है तो खेत में अगर पानी लगा देते हैं तो उससे हम पाले से काफी फसल को बचा सकते हैं। इसके अलावा कुछ हम सल्फर वाले कुछ कंपाउंड्स होते हैं, उनका भी अगर छिड़काव कर देते हैं जब टेम्परेचर बहुत कम होता है तब, तो उस समय भी फसल में इसके पाले के विरुद्ध जो है रेजिलेंस आ जाती है और वो उसकी जो नुकसान जो होता है वो कम होता है। तो बहुत ही अच्छी जानकारी। और मुझे लगता है कि कॉल्स आज बहुत आ रहे थे लेकिन हम नहीं ले पाए समय की कमी के कारण। तिलहनी फसलों से किस तरह से आप अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। तो इसी के साथ किसान की बात कार्यक्रम से मैं सीमा सती और मैं अश्विनी लेते हैं इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।